हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह से जो क्रॉप है उसको प्रोड्यूस किया जाता है बड़े स्केल पर और कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है और मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, वो बेहतर रहेगा कि हम इस चैप्टर में ही आगे जाकर सीखें। देखो, इस चैप्टर की आपके जो शुरुआत है वो कुछ इस तरह से हो रही है कि उसमें दो कैरेक्टर्स बताए गए हैं, एक है पहेली और एक है बूझो। ठीक है, तो ये पहेली है और ये बूझो है। ठीक है, तो पहेली हमेशा सवाल पूछता रहता है और बूझो जो है वो उसके जवाब देती रहती है। तो एक बार पहेली और बूझो जो है वो अपने अंकल के घर पर जाते हैं समर वेकेशन में। जैसे हम सभी अपने कोई नानी के यहाँ जाता है, मामा के यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये अपने अंकल के घर जाते हैं और इनके जो अंकल हैं वो क्या हैं, एक फार्मर हैं। ठीक है, तो एक दिन उनके वहाँ पर वो अपने अंकल के साथ जब खेत में जाते हैं तो वहाँ पर वो बहुत सारे टूल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि टूल्स कौन कौन से देखते हैं, खुरपी देखते हैं, सिकल देखते हैं, शोवल देखते हैं, प्लो देखते हैं। ठीक है, ये सब देखते हैं वो लोग। तो उनके मन में सवाल आता है, जो पहेली है उसके मन में ये सवाल आता है कि ये जो टूल्स हैं, ठीक है, और ये कहाँ और किस तरह से काम में लिए जाते हैं, उसका ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सवाल का जवाब हमको मिलने वाला है। जवाब क्या है कि देखो, हम सब लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, और हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम फूड खाएंगे। तो सिंपल लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए, फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स भी हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, यानी कि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। हमें याद है ना, हमने इससे पिछली क्लास में भी, प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, यू आर राइट। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स वाली कैटेगरी है, जितने भी एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हम जो हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड। तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए हमको जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। दूसरों पे किस पे डिपेंडेंट होता है? हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं और दूसरा एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि एनर्जी जो है वो हमको खाने से मिलती है, जिसको कि हम अपनी बॉडी में होने वाले बहुत सारे फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए? डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर भी जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से। ठीक है, तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना खाना प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों से ही हमें हमारा खाना मिलता है। तो अब देखो, जो ये पहेली है इसके मन में फिर से एक सवाल आया। क्या सवाल आया कि क्योंकि हम सभी को खाना चाहिए, तो ये जो खाना है हमको तो बहुत, हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा खाना चाहिए, है ना। अगर एक जना होता तो उसको कम खाना चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री में तो इतने मिलियन लोग रहते हैं, तो फिर उनको इतने सारा खाना हम कहाँ से लाएंगे?
जिससे कि हम हमारे कंट्री में रहने वाले सभी लोगों का पेट भर सकें। तो फिर बूझो ने इसका आंसर दिया। बूझो ने कहा कि देखो, जो खाना है, फिर क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं इसलिए खाना भी हमें बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि हमको, ताकि हम आराम से अपनी लार्ज पॉपुलेशन का पेट भर सकें, अब उसके लिए, इतनी लार्ज पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हम क्या करेंगे, हमको रेगुलरली, कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके जो फूड है वो हर एक पर्सन को मिल सकेगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि अगर हमको फूड बड़ी क्वांटिटी में चाहिए तो हमें उसका रेगुलरली यानी कंटिन्यूसली कोई ना कोई फूड क्रॉप हमें उगाना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा और उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ताकि कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी तक फूड जो है वो पहुंच सके। अब देखो, ये जो पूरा फूड का हर एक जने तक पहुंचने का है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप तो ये आता है कि फूड पहले, यानी क्रॉप पहले हम ग्रो करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो हम उसको मैनेज करेंगे और तभी तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस चैप्टर में अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन के बारे में। पहले हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि आखिर ये जो क्रॉप्स हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती है, इतनी लार्ज क्वांटिटी में इतना सारा खाना तैयार कैसे होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आ गया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि बहुत अलग अलग तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ करना, ठीक है। कहाँ से? अनाज के बीज को खेत में डालने से लेकर पूरा काम करते हुए जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद उसकी कटाई तक, यानी राइट फ्रॉम द सोइंग टू द हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप, जितने भी प्रोसेस, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमको करनी पड़ती है उन सब को मिला करके हम एक नाम दे दिए हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब कि सोइंग मतलब खेत में बीज डालने से लेकर जब फसल तैयार हो जाएगी उसकी कटाई तक, हार्वेस्टिंग तक, कटाई मतलब हार्वेस्टिंग तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे उसे हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कब से ही होती आ रही है? ऐसा नहीं है। पहले तो जब पॉपुलेशन बहुत कम थी, जब लोग जो थे उनके प्रॉपर सेटलमेंट सिस्टम नहीं थे, ये बात बहुत पुरानी हो रही है, तो ये लोग क्या करते थे, मोस्टली जंगलों में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे और इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ये लोग शिफ्ट घूमते रहते थे और वहाँ जो भी इनको रॉ फ्रूट्स या बेरीज़ कुछ भी खाने लायक चीज़ मिलती थी उसको खा लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई और जो ह्यूमन ब्रेन जब डेवलप होना शुरू हुआ तब उसको समझ में आया कि इतने से फूड से काम नहीं चलेगा, यानी जो नेचुरली हमको मिल रहा है वो तो अब हमको कम पड़ रहा है, तो हमें ही कुछ प्रॉपर तरीके से क्रॉप ग्रो करनी पड़ेगी और इसी तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो अब जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ क्रॉप। आइए जानते हैं क्रॉप का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन and cultivated
at one place are grown and cultivated at one place on a large scale. On a large scale, it is called a crop. It is called a crop. देखो बहुत प्रॉपर डेफिनेशन है क्रॉप की यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने घर के गमले में ही टोमेटो का एक प्लांट उगा लिया, ठीक है। उसमें आपके जो है 5 to 10 टोमेटोज़ उग जाते हैं, तो क्या आप उसे क्रॉप कहेंगे? नो, वो सिर्फ टोमेटो प्लांट है। क्यों क्रॉप क्यों नहीं बोल रहे उसको आप? क्योंकि हमने अभी अभी क्रॉप की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, जब एक ही तरह के बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑन लार्ज स्केल। अब आपने गमले में टोमेटो प्लांट उगाया है, तो क्या वो लार्ज स्केल पर है? नहीं, वो तो सिर्फ एक कन्फाइंड एरिया और एक ही प्लांट है। लेकिन आपको मान लीजिए एक बहुत बड़ी लैंड दे दी जाती है और वहाँ पे आप बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टोमेटो प्लांट उगाते हैं, ठीक है, और टोमेटो ही उगाते हैं, सेम काइंड मतलब आपने टोमेटो प्लांट ही उगाया है बहुत बड़ी ज़मीन पर, थाउजेंड्स ऑफ टोमेटो प्लांट्स वहाँ पर हैं, ठीक है। तब आप उसको कहेंगे दैट इज़ अ टोमेटो क्रॉप, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्रॉप ऑफ वीट का मतलब कि उस फील्ड में, उस खेत में जितने भी प्लांट्स हैं वो किसके हैं? वीट के हैं। तब आप उसे बोलेंगे क्रॉप ऑफ वीट। उसी तरह जब एक बड़े लार्ज एरिया में सिर्फ और सिर्फ राइस के प्लांट्स उगाए जाते हैं तो हम बोलेंगे इट इज़ अ राइस क्रॉप। सिंपल। तो क्रॉप मतलब जब एक ही जगह पे लार्ज स्केल पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक ही तरह के प्लांट्स उगाए जाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। फाइन। अब हमें पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ सीरियल्स मतलब अनाज में क्या क्या आ जाता है आपके? वीट, ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब क्या है? सीरियल्स हैं। फिर आ जाती है आपके वेजिटेबल्स मतलब हम सब जानते हैं टोमेटो, पोटैटो, बॉटल गार्ड, ये सारी चीज़ें वेजिटेबल। एंड फ्रूट्स भी हम जानते हैं एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, वाटरमेलन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये बहुत अलग अलग तरह की हो सकती है। हो सकता है मैंने अपने खेत में, मैंने अपने फील्ड में वीट क्रॉप उगाया, यानी कि वो किस कैटेगरी का हो गया? सीरियल हो गया। आपने अपने खेत में मान लीजिए पोटैटो उगाया तो वो वेजिटेबल क्रॉप हो गया, ठीक है ना। और एक कोई और है मेरी फ्रेंड, उसने वहाँ पर एप्पल उगा लिया तो वो फ्रूट का क्रॉप हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 बेसिस पे क्लासिफाई, या तो क्रॉप सीरियल्स का होगा, या वेजिटेबल्स का होगा, या फ्रूट्स का होगा, ठीक है। इसके अलावा हम जो क्रॉप को हैं एक और कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सीज़न इन विच दे ग्रो। देखो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है ना, और वहाँ पे हम जानते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यानी जो सीज़न्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हर तरह की सब्जी, हर तरह का फ्रूट जो है वो हर सीज़न में नहीं उगाया जा सकता। आज अगर मेरी इच्छा हो कि क्यों ना मैं वाटरमेलन को रेनी सीज़न में ग्रो कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर क्रॉप के लिए, हर प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन का होना ज़रूरी है। अगर मैं वाटरमेलन को रेनी सीज़न या विंटर सीज़न में ग्रो करने की कोशिश भी करूँगी तो वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि उसको ग्रो होने के लिए समर क्लाइमेट चाहिए, तभी वो क्रॉप ग्रो होता है। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए। ओके, तो जो भी हमारा
जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब वहाँ का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है, रेनफॉल भी किसी एरिया में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, कहीं पर होती भी नहीं है। तो हर जगह भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो इंडिया से बेस्ट तो कोई कंट्री हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इंडिया में क्योंकि वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि जिस क्रॉप को जैसा सीज़न चाहिए, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, वो यहाँ पर इंडिया में मौजूद है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है क्लाइमेटिक कंडीशन की, तो भी हमने क्रॉप पैटर्न्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया है। कैसे किया है? सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? जो रेनी सीज़न में ग्रो की जाती है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो कि रेनी सीज़न में लगाए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल हो गया, इसलिए प्लांट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। तो जो रेनी सीज़न में सो किए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप कहते हैं। और हमारे इंडिया में रेनी सीज़न जो है वो जनरली कब से कब तक चलता है? जून से सितंबर तक चलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीज़न एंड इन इंडिया द रेनी सीज़न इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? ग्राउंडनट, सोयाबीन, मेज़, कॉटन, ठीक है। ये सभी खरीफ क्रॉप हैं जो रेनी सीज़न में ग्रो की जाती हैं। दूसरी कैटेगरी रबी क्रॉप्स भी बोलते हैं, रबी क्रॉप्स भी बोलते हैं। ये जो क्रॉप्स हैं ये विंटर सीज़न में ग्रो की जाती है। और हमारे इंडिया में विंटर सीज़न कब से कब तक चलता है? नॉर्मली अक्टूबर से मार्च तक चलता है। और रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती है जो विंटर सीज़न में ग्रो की जाए अक्टूबर से मार्च? एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेड, ठीक है, ये सारे। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, और जो पल्सेस हैं, पल्सेस मीन्स जो दालें हैं, ये समर सीज़न में ग्रो की जाती हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हमको बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो, हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गई कि ये जो हम कह रहे हैं ना समर सीज़न, हमने यहाँ पे बोला ना समर सीज़न, यहाँ पे बुक में नाम नहीं दिया हुआ है पर मैं आपको बता देती हूँ। समर सीज़न में जो क्रॉप्स उगाई जाती है, जैसे हमने बोला ना कि जो रेनी सीज़न में उगाई जाती है वो खरीफ क्रॉप्स कहलाती है, राबी क्रॉप्स यानी जो विंटर में उगाई जाती है, ठीक है। समर सीज़न में जो क्रॉप्स उगाई जाती है उनको बोलते हैं ज़ायद, ZAYED, ठीक है, ज़ायद क्रॉप्स, ठीक है। ज़ायद क्रॉप्स जो हैं वो समर सीज़न में उगाई जाती है। उनमें बहुत सारी वेजिटेबल्स और स्पेशली पल्सेस जो हैं ये समर में ग्रो होती है। इसके अलावा जो कुछ फ्रूट्स भी हैं, जैसे मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है, ये सभी जो है समर सीज़न में उगाई जाती हैं। स्पेलिंग मैंने आपको बता दी, ZAYED, ज़ायद क्रॉप्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मैंने आपको कहा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि क्रॉप को पहले हमें ग्रो करना पड़ता है, उसके बाद वो तैयार होती है, उसके बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर अलग अलग स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये रहे हमारी
ठीक है। तो जो एक फार्मर होता है, देखो हमारे लिए लार्ज स्केल पर जो इतने बड़े लैंड एरिया पर क्रॉप ग्रो करता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? फार्मर, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो जो भी पर्सन परफॉर्म करता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? फार्मर बोलते हैं। तो जो फार्मर है वो क्या करता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मैंने बताया था, इस फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक ये सारा काम कंप्लीट क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसको पहले फर्टाइल बनाया जाता है। इसके बारे में भी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद हम सोइंग करते हैं, यानी बीज डालते हैं। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र मतलब खाद डाली जाती है। फिर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब उसकी सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है पौधों को, ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स, जो जंगली पौधे हमारे मेन जो प्लांट है उसके आसपास उग जाते हैं, ठीक है, उनको वीड्स कहते हैं। ये हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनको हटाना पड़ता है टाइम टू टाइम। उसके बाद जब हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है तो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं। यानी स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक के पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी, जिसमें कि हम सीखेंगे इन एक एक स्टेप के बारे में डिटेल में। टिल देन आप इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़िए, इसके की टर्म्स याद करिए, कितने टाइप्स की क्रॉप होती है उसको अच्छे से लर्न कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। टेक केयर एंड गुड बाय।